बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टैक्स बुलेटिन के साथ गुराया एंड पंसोता लॉ एसोसिएट से हाजिर हैं। आज की न्यूज़ मिस नूर कौन सी है आपके पास? क्या FBI की जानिब से टैक्स पेयर की गिरफ्तारी से कबल बिजनेस कम्युनिटी से मशवरा लेना टैक्स की शफाफियत को फरोग देगा या इससे एहतसाब में रुकावट आएगी? इस क्वेश्चन का आंसर करने से पहले मैं थोड़ा बैकग्राउंड आपसे डिस्कस करना मुनासिब समझूंगा। सेक्शन 37A ऑफ सेल्स टैक्स एक्ट 1990 रेलिवेंट है इसके लिए। ये सेक्शन रिप्लेस किया गया, सब्स्टिट्यूट किया गया फाइनेंस एक्ट 2025 में, जिसमें कहा गया कि इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन और अरेस्ट टैक्स पेयर की अगर वो सेल टैक्स के टैक्स फ्रॉड में इन्वॉल्व है। ये सेक्शन जब आया तो जो ताजर कम्युनिटी है उसके लिए ऑब्वियसली ये परेशानी का बायस था, क्योंकि टैक्स के ऑफिसर हैं असिस्टेंट कमिश्नर रैंक के, उनको सीधी पावर दे दी गई कि वो टैक्स पेयर के खिलाफ इंक्वायरी भी कर सकते हैं, इन्वेस्टिगेशन भी कर सकते हैं और वो उनको अरेस्ट भी कर सकते हैं सब्जेक्ट टू सम कंडीशंस। और वो कंडीशंस जो थी वो बिजनेस कम्युनिटी के लिए बड़ी ही परेशान कुन थी। बिजनेस कम्युनिटी ने एहतजाज किया। उनके एहतजाज की वजह से FPR गवर्नमेंट ये सोचने पर मजबूर हुई कि इसको थोड़ा सा जो शिद्दत है उसकी कम की जा सके। पहले था क्या? पहले था ये कि जो असिस्टेंट कमिश्नर साहब हैं या कोई और ऑफिसर जिसको फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू अलाउ करेगा, वो टैक्स फ्रॉड का अगर शक है, देयर इज अ सस्पिशन ऑफ टैक्स फ्रॉड, तो वो इंक्वायरी कर सकते हैं। अरे यहाँ पे ना दो वर्ड बड़े यूज होंगे, इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन। इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन को हमें इनके मीनिंग को समझना बहुत जरूरी है। बेसिकली दोनों अल्फाज जो हैं वो इंफॉर्मेशन को हासिल करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। इंक्वायरी क्या होता है? इंक्वायरी बेसिकली एक ब्रॉड वर्ड है, कोई भी मालूमात लेना। जैसे मैं रेलवे स्टेशन पे जाता हूँ और वहां से जाके पूछता हूँ जी कि फलां ट्रेन आई है जी अभी या नहीं आई है, क्या उसका आने का टाइम है, तो मैं क्या कर रहा हूँ? मैं इंक्वायरी कर रहा हूँ। इन्वेस्टिगेशन जो है ये एक फॉर्मल वर्ड है और इसमें जो अथॉरिटीज होती हैं, ये गवर्नमेंट की एजेंसीज होती हैं, वो प्रॉपर एविडेंस कलेक्शन की तरफ जा रही होती हैं, सबूत को इकट्ठा कर रही होती हैं। तो यहाँ पे इस सेक्शन में इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन और अरेस्ट के बारे में बात हुई ऐसे टैक्स पेयर के जिसके ऊपर शक है, और शक की बिना पर एक ऑफिसर, असिस्टेंट कमिश्नर या अदर रैंक के ऑफिसर को अलाउ कर दिया गया विद कंडीशंस कि वो इंक्वायरी कर सकते हैं। अच्छा, लेकिन इंक्वायरी जो है उन्होंने कमिश्नर से अप्रूवल लेके करनी थी। जब कमिश्नर साहब ने अप्रूव कर दिया तो उन्होंने 6 महीने के अंदर अंदर इंक्वायरी जो है उसको कंक्लूड करना था, और कंक्लूड करके उन्होंने इन्वेस्टिगेशन की तरफ चले जाना था, और कमिश्नर साहब की अप्रूवल चाहिए थी। और जब इन्वेस्टिगेशन हो रही थी या हो गई और फिर वहां पे अगर डर लगा कि जो बंदा जिसकी इन्वेस्टिगेशन हो रही है अगर हम उसको समन करेंगे तो वो शामिल तफ्तीश नहीं होगा, या डर है कि वो कहीं भगौड़ा ना हो जाए, एब्सकैंडर ना हो जाए, वो जो सबूत हैं, जो एविडेंसेस हैं, उनके साथ छेड़छाड़ ना करे, उनको खराब ना कर दे, तो फिर क्या है, फिर ऑफिसर को अलाउ किया गया विद सर्टेन कंडीशंस कि वो अरेस्ट कर ले उस बंदे को। ये जब उस ऑफिसर को ये पावर दी गई कि वो अरेस्ट कर सकता है, FBR की बोर्ड की 3 मेंबर कमेटी से वो इजाजत लेगा और वो अरेस्ट कर लेगा, या फिर सेक्शन 8 और 9 इसके लिए रेलिवेंट है 37A के, वैसे भी अरेस्ट कर सकता है कमिश्नर साहब की अप्रूवल लेकर। तो ये बड़ा ही परेशान कुन था बिजनेस कम्युनिटी के लिए। उन्होंने वो सरापा एहतजाज हुई। लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, अदर चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स ने भी अपना रोल प्ले किया। उसमें गवर्नमेंट को क्लैरिफिकेशन इशू करना पड़ी, और क्लैरिफिकेशन क्या है? रिसेंटली जो सेल टैक्स की एक्सप्लेनेशंस हैं वो दी गई, और फिर उसके बाद एक सेल टैक्स जर्नल ऑर्डर जिसको हम STGO कहते हैं नंबर 2 ऑफ 2025 वो दिया गया, और उसमें प्रॉपर प्रोसीजर बना दिया गया कि भाई जब इन्वेस्टिगेशन करनी है, इंक्वायरी अप्रूवल लेके कमिश्नर की आप इंक्वायरी कर लें, बट जब आपने इन्वेस्टिगेशन करनी है, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन के बाद अरेस्ट होनी है, तो जब आपने इन्वेस्टिगेशन करनी है ना, तो वहां पे जो इजाजत लेनी है कमिश्नर साहब ने, वो इजाजत बन गई मेंबर
मेंबर ऑपरेशंस की। बात सीटीओ से, एलटीओ से और आरटीओ से निकलकर चली गई एफबीआर हेड ऑफिस में। इन्वेस्टिगेशन की जो इजाजत है, जो अप्रूवल है, वो मेंबर ऑपरेशन से आएगी। अच्छा, मेंबर ऑपरेशन से जब अप्रूवल लेनी है, लेकिन साथ में लिख दिया गया कि जब कमिश्नर साहब इन्वेस्टिगेशन करवाने के लिए अप्रूवल मांगेंगे मेंबर ऑपरेशन से, उससे पहले उन्होंने क्या करना है कि बिजनेस कम्युनिटी के 2 रिप्रेजेंटेटिव, उनसे मैटर को डिस्कस करना है और मैटर को डिस्कस करके फिर उन्होंने अप्रूवल लेने जाना है मेंबर ऑपरेशंस की। तो इससे बड़ा ही चीज स्ट्रीमलाइन हो जाएगी कि हर बंदे की इन्वेस्टिगेशन नहीं होगी और हर बंदे को फिर अरेस्ट नहीं किया जाएगा। और जब बिजनेस कम्युनिटी के रिप्रेजेंटेटिव उसमें ऐड हो जाएंगे, वो फिर ऑब्वियसली बिजनेस कम्युनिटी के तहफ़्फ़ुज़ात थे कि हमें ब्लैकमेल किया जाएगा या हमें हरासमेंट की जाएगी और रेवेन्यू कलेक्शन के लिए इस टूल को यूज किया जाएगा, जो उनकी परेशानी थी उसमें कमी आ जाती है इससे। अब फिर क्लियर हो गया कि आप इंक्वायरी करें, अप्रूवल कमिश्नर की लें, असिस्टेंट कमिश्नर साहब। फिर अगर उन्हें इन्वेस्टिगेशन करनी है तो कमिश्नर साहब जो है वो अप्रूवल लेंगे मेंबर ऑपरेशन साहब से, लेकिन मेंबर ऑपरेशन साहब से अप्रूवल लेने से पहले बिजनेस कम्युनिटी के 2 रिप्रेजेंटेटिव से कंसल्ट करेंगे और बिजनेस कम्युनिटी के रिप्रेजेंटेटिव कहां से आएंगे। इसी एसटीजीओ में लिख दिया गया, जैसे लाहौर में सीटीओ भी है, आरटीओ भी है, एलटीओ भी है, तो लाहौर एरिया साथ में सियालकोट और गुजरांवाला आरटीओ को मिला दिया गया। इन तमाम चैम्बर ऑफ कॉमर्स जो है, यहाँ पे लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स हो गया, पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल हो गई, सियालकोट चैम्बर ऑफ कॉमर्स और गुजरांवाला चैम्बर ऑफ कॉमर्स, इनके वो सब 2-2 बंदे देंगे। उन 2 बंदों को फिर बोर्ड में नाम चले जाएंगे और उनमें से 2 बंदे फिर वो बिजनेस कम्युनिटी के रिप्रेजेंटेटिव सिलेक्ट हो जाएंगे। तो ये है वो तरीकाकार जो कि वाज़ह करने की कोशिश की और ऑब्वियसली ये एक पीस ऑफ माइंड आएगा बिजनेस कम्युनिटी में कि जो बहुत बड़ी थ्रेट थी, क्योंकि ऑब्वियसली रेवेन्यू का शॉर्टफॉल आता है, बड़े बड़े टारगेट रख लिए जाते हैं, तो फिर डिपार्टमेंट के ऊपर जब प्रेशर आता है तो वो प्रेशर फिर कलेक्शन की तरफ भी आता है और बिजनेस कम्युनिटी के ऊपर भी आता है। तो इससे बिजनेस कम्युनिटी कुछ सेफ गार्ड हो जाएगी। जी सर, जैसे कि एफबीआर ने एक बार फिर से सेल टैक्स और एक्साइज ड्यूटी की डेट एक्सटेंड कर दिया, तो सर ये बार बार डेट एक्सटेंड करने की क्या रीजन है? अच्छा, इसमें मैं आपको बताऊं कि लाइक वी आर गोइंग थ्रू अगस्त के महीने से गुजरे हैं, तो आमतौर पर यही होता है कि जो पिछला प्रीसीडिंग मंथ होता है उस महीने की, लाइक अभी अगर हम अगस्त में हैं तो हमें जुलाई की रिटर्न फाइल करनी चाहिए। लेकिन रिसेंट पास में क्यूआर कोड का मसला आया, एनेक्सेस डिफरेंट जो थे वो नए इंट्रोड्यूस करवा दिए गए, स्टॉक स्टेटमेंट जो थी H1 वो उसमें इशू आया, तो एफबीआर ने अपनी सेल टैक्स रिटर्न फाइलिंग को डेट को एक्सटेंड किया। नॉर्मली जो रिटर्न होती है, जो महीना लाइक अगर जुलाई गुजरा है तो अगस्त की 15 तक आपने पेमेंट ऑफ टैक्स करनी होती है और 18 तक जाकर आपने रिटर्न फाइल करनी होती है और नेक्स्ट सी जो है वो 10 तक जमा करना होता है। इन दिस सिनेरियो जैसा कि मैंने बताया कि चीज़ें इवॉल्व हो रही हैं, क्यूआर कोड का मसला था वो हल हो गया, इसलिए एफबीआर ने 8 अगस्त तक जून की रिटर्न फाइल करने की इजाजत दे दी है। लेकिन एक बात याद रखने वाली है कि डेट ऑफ फाइलिंग एक्सटेंड हुई है, डेट ऑफ पेमेंट ऑफ टैक्स एक्सटेंड नहीं हुआ। जून का जो टैक्स था वो 15 जुलाई तक जमा करवाना था। अगर किसी ने 15 जुलाई तक टैक्स की लायबिलिटी डिस्चार्ज नहीं की तो वो डिफॉल्ट कर चुका है, उसने एरियर्स को पे नहीं किया। अगर एफबीआर चाहे तो वो इस पे पेनल्टी इंपोज कर सकता है। सर, जैसे कि एफबीआर ने एक अवेयरनेस सेशन ऑर्गेनाइज किया था कैपिटल पुलिस कॉलेज इस्लामाबाद में, तो सर उसके जो टैक्स देने वाले सार्फिन है उसका क्या फायदा हुआ है? एफबीआर द हाईएस्ट रेवेन्यू कलेक्शन बॉडी ऑफ पाकिस्तान, एफबीआर जो है इसका जो विजन स्टेटमेंट है और मिशन स्टेटमेंट है वही हमें बताता है कि एजुकेट करेंगे, और इनका जो विंग्स हैं वो फिर जब रिटर्न फाइलिंग की डेट आती है तो वो डिफरेंट गवर्नमेंट के जो अदारे होते हैं वहां पे जाते हैं और लोगों को एजुकेट करते हैं कि आप पर रिटर्न फाइल करना लाजम है। थोड़ी कंफ्यूजन होती है एक आम टैक्स पेयर में, एक सैलरीड पर्सन में तनख्वाह में से जी टैक्स कट गया तो मुझे रिटर्न फाइल करने की जरूरत नहीं है, एक आम मिस कॉन्सेप्ट है मार्केट में। तो वहां पे वो जाके बताते हैं और फिर उन लोगों को गाइड भी करते हैं कि किस तरह वो अपनी रिटर्न फाइल करने की जिम्मेदारी जो है, जो फर्ज है वो अदा कर सकते हैं। ये एफबीआर की जिम्मेदारी है, उनकी विजन और मिशन स्टेटमेंट का पार्ट है। एफबीआर फैसिलिटेट करता भी है, बट मेरा ख्याल है कि इसमें और ज्यादा फैसिलिटेट करना चाहिए। एफबीआर को टैक्स
टैक्स पेयर की एजुकेशन पर और फोकस करना चाहिए। एफबीआर ने इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन लिमिट के कुछ रूल्स बताए हैं, उनकी वजाहत करें। ये जो आप कहना चाह रही हैं ये वही चक्कर है, वही केस है जो सेक्शन 114C 114C इंसर्ट किया गया एलिजिबल और इनएलिजिबल पर्सन वाला। इसमें एलिजिबल पर्सन और इनएलिजिबल पर्सन फॉर द सर्टेन ट्रांजैक्शन जो है उन्होंने लिमिट डिफाइन की। जैसा कि मैंने पहले बताया था कि इनएलिजिबल पर्सन 70 लाख रुपए से ज्यादा की गाड़ी नहीं खरीद सकता, इनएलिजिबल पर्सन 10 करोड़ रुपए से ज्यादा प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकता, इनएलिजिबल पर्सन जो है वो 5 करोड़ से ज्यादा जो है वो सिक्योरिटीज में इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता, इनएलिजिबल पर्सन जो है वो एनुअल विड्रॉल ऑफ अमाउंट फ्रॉम अ बैंक फ्रॉम ऑल अकाउंट्स वो 10 करोड़ से ज्यादा नहीं कर सकता। तो ये कंडीशंस हैं जो एफबीआर ने इंपोज की हैं इनएलिजिबल पर्सन के ऊपर। सर 2025 में पाकिस्तान टैक्स टू जीडीपी रेशियो 15.7% है और पिछले साल की निस्बत 3.2% का इंक्रीमेंट हुआ है। तो सर ये किस वजह से है? मुझे ये फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू करेक्ट द टैक्स टू जीडीपी रेशियो। मुख्तलिफ साइट्स मुख्तलिफ कोट कर रही हैं बट एज पर माई नॉलेज इस वक्त पाकिस्तान का टैक्स टू जीडीपी रेशियो है जो कि रिसेंट टैक्स ईयर खत्म हुआ, माली साल हमारा फिस्कल ईयर खत्म हुआ, 10.24% है और उससे पिछले साल जो था 8.83% था। तो पहले टैक्स टू जीडीपी रेशियो 8.83 और अभी 10.24 है। एक तो ये हो गया। दूसरा, टैक्स टू जीडीपी रेशियो एक बहुत अच्छा इंडिकेटर होता है कि आपकी कलेक्शन कैसे है, लेकिन सॉरी टू से दैट यहाँ पे मामला है ना हमारा यहाँ पे है कि जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, क्या आपका जीडीपी क्या है, ये निकलती कैसे है रेशियो, ये भी जानना जरूरी है। टैक्स जो सारा कलेक्ट हुआ और उसको डिवाइड कर दिया हमने जीडीपी के साथ। कहने का मकसद ये है कि एक न्यूमरेटर है और दूसरा डिनोमिनेटर है। अच्छा, हमारा क्या है कि हमारा बिल्कुल सही बात है कि टैक्स तो बढ़ा, 9,200 से उठकर हम 11,800 के करीब आ गए पिछले साल। तो टैक्स में एक बहुत बड़ा इंक्रीज आया, लेकिन अफसोस की बात यह है कि हमारा जीडीपी ग्रो नहीं किया। जीडीपी 2.6 के करीब रहा। तो इससे यह है कि आप जब देखें कि अगर बटे से ऊपर, मैं बाद में कहता हूं कि बटे से ऊपर वाली अमाउंट तो बढ़ गई, लेकिन जो मेन चीज है आपका जीडीपी नहीं ग्रो किया बटे से नीचे। तो जब इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आप ऑब्वियसली आप रेशो निकालेंगे तो ऑब्वियसली ये बड़ा ही होगा, 10 पे जाना ही जाना था। लेकिन एक बहुत ही अच्छा जो है ये साइन इसलिए मैं नहीं मानता क्योंकि जीडीपी भी ग्रो करता, साथ में टैक्स ग्रो करता, तो फिर बात होनी थी। टैक्स ग्रो कर गया, जीडीपी ग्रो नहीं किया, बटे से ऊपर वाली रकम ऊपर को चली गई, नीचे वाली नहीं रही, तो बढ़ना ही था ना जी। हमारे मेन लोग हैं, पॉलिसी मेकर्स हैं, उनको चाहिए कि जीडीपी को भी बढ़ाएं। सर जैसे कि शहबाज शरीफ ने ब्यूरोक्रेसी में मुदाखलत खत्म करने की हिदायत दी है एफबीआर को, तो सर क्या इससे जो टैक्स पेयर है उनके लिए आसानी होगी? अच्छा, ये हमेशा से बड़ा अच्छा सब्जेक्ट रहा है। गवर्नमेंट है या शहबाज शरीफ साहब हैं वो बड़ा इन्वॉल्व हो रहे हैं। वो वीकली बेस पे सुनने में आया है कि आकर रेवेन्यू से रिलेटेड मीटिंग्स हैं उनमें खुद बैठते हैं, खुद बैठकर चीज़ों को मॉनिटर कर रहे हैं और वो चाह रहे हैं कि जो आपकी जो स्ट्रक्चर रिफॉर्म्स हैं एफबीआर की उनको किया जाए। तो इसलिए वो चेक भी कर रहे होते हैं, वो अप्रिशिएट भी कर रहे होते हैं, वो डांट भी रहे होते हैं। तो एफबीआर अभी तक तो मैं मानता हूँ कि परफॉर्मेंस इनकी बहुत अच्छी है, चाहे वो एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर को ही सही सारा कुछ करवा रहे हैं, बट रिफॉर्म्स उस तरह नहीं हो रही। रिफॉर्म्स जो हैं वो मैं समझता हूँ स्क्रैच से होनी चाहिए, बुनियाद से होनी चाहिए, बिल्डिंग को रिकंस्ट्रक्ट करना चाहिए, वहां पर वो पैच लगा के प्लस्तर करके इस तरह नहीं होना चाहिए। आल्दो के जो टारगेट सेट किया गया था जुलाई 2025 का वो पूरा कर लिया गया, लेकिन हमें अपनी जो बुनियादी प्रॉब्लम्स हैं, जो बेसिक इश्यूज हैं, उनकी तरफ आना चाहिए। रिस्पेक्टेड ऑडियंस, आज के टैक्स बुलेटिन में यही था। जो भी इंपॉर्टेंट टैक्स की न्यूज थी उनको हमने आपके लिए इकट्ठा किया। अगर आपकी फर्दर कोई क्यूरीज हैं तो हमारे जो दिए गया नंबर है उसके ऊपर आप कांटेक्ट करके हमसे क्लैरिफिकेशन मांग सकते हैं। आपके देखने का बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह कल फिर हाजिर होंगे नए टैक्स बुलेटिन के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।